मुंशी प्रेमचंद की कहानी अपनी करनी पार्ट 2। हाथ पकड़ते हुए बोला, देखो जो भी है सच सच मुझे बता दो। मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ और मुझे अपनी इज्जत किसी भी चीज से ज्यादा प्यारी है। तुम्हारे बात करने के तरीके से ही मैं समझ रहा हूँ कि जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी वो रोते हुए बोली, तुम मुझ पर शक मत करो। मैं उस महिला की बात में आ गई थी और घर का पूरा हाल बता दिया। मेरा गुस्सा कम हुआ और मैंने इंदुमती से पूछा, आखिर क्या हाल बता दिया तुमने उसे? उधर से जवाब आया, सब कुछ तुम्हारे घर से। यूं मुंह मोड़ना, लापरवाही, बेवफाई, किसी चीज की फिक्र न करना, मैंने सब उसे बता दिया। तुम्हें अंदाजा भी है कि घर चलाने के लिए मेरे सारे गहने बिक गए हैं। तुमने 3 महीने से घर खर्च के लिए 1 रुपये भी नहीं दिए हैं। इन सबसे मेरा मन दुखी था और जब उसने प्यार से पूछा तो मैंने भी सारा हाल कह दिया। लेकिन आज एक बात साफ हो गई कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, वरना इस तरह से बात नहीं करते। ये सब जानते ही मैंने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। उधर महाराज को फूलमती और मेरे बारे में सब कुछ पता चलने ही वाला है और इधर घर का सारा भेद एक औरत लेकर चली गई है। किसी तरह रात गुजरी और मैं सुबह दफ्तर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मुझे महाराज का बुलावा आया। मेरे दिमाग में यह बात चल रही थी कि पक्का वो बुढ़िया महाराज की ही भेजी हुई गुप्तचर होगी। उसने सारी रिपोर्ट यहाँ दे दी होगी। यह सोचते हुए मैं महाराज के पास पहुंचा। वो पूजा के कमरे में थे और उनके चारों तरफ कागज ही कागज बिखरे नजर आ रहे थे। उन्होंने मुझे देखते ही नाराज अंदाज में कहा, कुंवर श्याम सिंह, मुझे जो कुछ भी पता चला है उसके बाद तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आना होगा। उन्होंने आगे कहा कि तुम यहाँ के पुराने वसीकेदार हो। यह वसीका यानी पेंशन तुम्हारी कई पीढ़ियों द्वारा अपनी जान लगाकर की गई सेवाओं का नतीजा है, लेकिन तुमने अपनी हरकत से उनका नाम भी खराब कर दिया। महाराज ने आगे कहा कि तुम्हें वसीका अपने परिवार पर खर्च करने के लिए मिलता था। तुमने इस वसीके का गलत फायदा उठाया, माली की बेटी पर सब कुछ लुटा दिया। अब मैंने उस वसीके के दस्तावेज से तुम्हारा नाम हटाकर तुम्हारी पत्नी का नाम डाल दिया है, ताकि वो तुम्हारे बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना सके कि तुम्हारी पीढ़ियों की तरह वो महल की सेवा करे। तुम्हारी जैसी हरकत से तो पीढ़ियों का नाम खराब तो होगा ही और वसीकादारों का नाम भी नहीं बचेगा। तुम्हारी पत्नी ही वसीका पाने के काबिल है और तुमको अब मौलियों की सूची में डाल दिया गया है। तुम इसी के लायक हो। अब यहाँ से जाओ और अपनी करनी पर पछताओ। इसके अलावा तुम्हारे पास करने के लिए कुछ है भी नहीं। मेरी गलती थी ही, इसलिए मुझे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। सब कुछ सुनने के बाद मैं घर लौटने लगा। फिर मन से आवाज आई, कौन सा घर? अब तुम्हारा कुछ भी नहीं रहा। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल जाएगी और लोग तरह तरह की बातें करेंगे। कुछ झूठी हमदर्दी दिखाएंगे तो कुछ मजाक उड़ाएंगे। फिर मन हुआ कि एक बार फूलमती से मिल लूं, लेकिन लगा कि अब न वो रौब है और न ही रुतबा। कैसे उससे मिलूंगा? उसने कहीं भावनाओं में बहकर मेरे साथ चलने की बात कह दी तो क्या करूंगा? अकेला तो जैसे भी गुजारा हो जाएगा, लेकिन उसके साथ चीजें मुश्किल होंगी। मन से भी आवाज आई, उसी की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया है। इतना सोचकर मैं बम्बई की ओर निकल गया। अब बम्बई की ही एक मील में नौकरी करते हुए 2 साल बीत गए हैं। पैसे के नाम पर बस इतना ही मिलता था कि किसी तरह कुछ खा पी लूं। एक बार मैं चुपचाप से अपने घर गया। वहां देखा कि मेरे बच्चे घर के बाहर अच्छे से खेल रहे थे। मेरी पत्नी ने पूरे घर को अच्छे से संभाल रखा था। घर के बाहर 2 लालटेन जल रहे थे। सब कुछ बहुत साफ था। तभी मुझे पता चला कि 2-4 महीने मेरी खोज करने के लिए अखबार में कुछ इश्तहार भी छपे थे, लेकिन इस मुंह को लेकर मैं कहाँ जाता। मैंने फूलमती को भी देखा। पता चला कि वो किसी नए रईस के साथ थी। अपने जिंदगी पर अफसोस करते हुए मन में हुआ कि अब इसी हालत में जीवन जीना होगा। अब चाहे हंसकर जिंदगी जी लूं या रोकर अपने पास मौजूद किसी चीज की मैंने कदर नहीं की और खुद अपनी हंसी खुशी को पैरों से ठोकर मारकर अब पछता रहा हूँ। मैं वो इंसान हूँ जिसने अपने सब कुछ को खुद से ही जला दिया और अब उसकी राख भी नहीं बची। कहानी से सीख, अपने घर परिवार को भूलकर किसी पराई महिला के चक्कर में पड़ने से सब कुछ बर्बाद ही होता है। दूसरी सीख यह है कि झूठ छिपाए नहीं छिपता।